वॉरेन बफेट के निवेश रहस्य हिंदी। निवेशक के तौर पर शुरुआत। जब मात्र 11 वर्ष की आयु में नन्हे बफे ने घोषणा की कि वह अब शेयरों में निवेश करना आरंभ करना चाहते हैं, तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। पर जब उन्होंने अपने परिवार को सूचित किया कि वह अपने द्वारा शीतल पेय, मूंगफली और पत्रिकाएं बेचकर कमाए गए धन से बचाई हुई 120 की धनराशि को शेयर में निवेश करना चाहते, तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन डोरिस के साथ मिलकर सिटीज सर्विस प्रिफर्ड, जो उनके पिता के पसंदीदा शेयरों में से एक था, उनको खरीदा। दोनों ने अपने अपने 114.75 के निवेश के 3 शेयर खरीदे। बफेट को विश्वास था कि उस कंपनी के शेयर के दामों में वृद्धि होगी, क्योंकि उन्होंने उसके दामों में पूर्व में उतार चढ़ाव का अच्छा से अध्ययन किया था। परंतु उस वर्ष गर्मियों के मौसम में शेयर बाजार लुढ़क गया और जून माह में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया। दोनों बफेट भाई बहन के खरीद हुए शेयर 30% गिरावट आई। डोरिस प्रतिदिन वॉरेन को इस नुकसान के लिए तंग करती थी। इसलिए जब सिटीज सर्विस प्रिफर्ड के शेयर दाम बढ़कर 40 पर आया, तो वॉरेन ने अपने और अपनी बहन के स्वामित्व वाले शेयर 5 के लाभ पर बेच दिए। परंतु शीघ्र ही सिटीज सर्विस प्रिफर्ड के शेयरों का दाम छलांग मारकर 202 प्रति शेयर जा पहुंचा और वॉरेन को बड़ी खींच हुई। बफे ने गणना की कि कमीशन काटने के बाद उन्हें कुल 492 के लाभ त्यागना पड़ा। चूँकि उन्हें 120 की बचत करने में 5 वर्ष का समय लगा था, इसलिए इन्हें लगा कि उनको 20 वर्ष के बराबर के मुनाफे को त्यागना पड़ा। यह उनके लिए बड़ी कष्टदायी परंतु अंत में बड़ी मूल्यवान सीख साबित हुई। बफेट ने संकल्प किया कि सर्वप्रथम वह कभी भी शेयरों के लिए भुगतान की गई राशि के बारे में सोचकर विचलित नहीं होंगे, तथा दूसरी बात यह कि छोटे छोटे लाभ के पीछे नहीं भागेंगे। 11 वर्ष की आयु में ही बफेट ने वित्तीय निवेश का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया, और वो था धैर्य। 7वें अध्याय में इस आवश्यक गुण के विषय में विस्तार से चर्चा की जाएगी। 1942 में जब बफेट 12 वर्ष के थे, तब उनके पिताजी अमेरिकी संसद के सांसद चुने गए और वह अपने परिवार को वॉशिंगटन ले गए। वहाँ पर बालक वॉरेन का मन नहीं लगा और उन्हें अपने घर की बहुत याद सताने लगी। वह जल्दी अपने दादाजी और आंटी एलिस के साथ रहने के लिए वापस ओमाहा चले गए। 1 वर्ष के बाद सन 1943 में वॉरेन फिर से वॉशिंगटन चले गए। वॉशिंगटन में मनोनुकूल ब्रोकरेज कंपनियां न होने के कारण बफेट की रुचि दूसरे व्यवसाय में होने लगी। 13 वर्ष के आयु में उन्होंने वॉशिंगटन में अखबार बेचने का काम आरंभ कर दिया था। वह घूम घूम कर वॉशिंगटन पोस्ट तथा वॉशिंगटन टाइम्स हेरल्ड समाचार पत्रों को बेचते थे। वुडरो विल्सन हाई स्कूल में डॉन डेनली से उनकी मित्रता हो गई। दोनों ने अपनी बचत हुई धनराशि मिलाकर 25 में पुरानी मरम्मत की हुई पिन बॉल मशीनें खरीदी। बफेट ने एक स्थानीय नाई को उसकी दुकान के मुनाफे पे आधा आधा बांटने की शर्त पर मशीन लगाने के लिए तैयार कर लिया। पहले ही दिन 4 की कमाई हुई। शीघ्र ही इस व्यवसाय ने बफेट की सप्ताह में कमाई 50 तक बढ़ गई। उसकी विल्सन क्वाइंट ऑपरेशन मशीन कंपनी के 2 से बढ़कर 7 पिन बॉल मशीन हो गई। हाई स्कूल पास करने के समय अपने विभिन्न उद्यमों फलस्वरूप बफेट के पास कुल 9,000 की पूंजी थी। उन्होंने घोषणा की कि वह कॉलेज नहीं जाएंगे, क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान नहीं दे सकते। परंतु उनके पिता ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अपने पिता की बात मानकर वॉरेन बफेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में दाखिला ले लिया। बफेट को यूनिवर्सिटी का वातावरण पसंद नहीं आया। वह कहते हैं, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि वहाँ कुछ खास सीख नहीं रहा था। व्हार्टन का पाठ्यक्रम
व्यवसाय के सैद्धांतिक पक्ष की ओर केंद्रित था, जबकि बफेट को व्यवसाय के व्यवहारिक पक्ष में अधिक रुचि थी, इस बात की कि पैसे कमाए जाए। वॉर्टन में 2 वर्ष 1947 से 1949 बिताने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में स्थानांतरण ले लिया। वहाँ उन्होंने 1 वर्ष में 14 विषय पढ़कर 1950 में 20 वर्ष की आयु में पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। ओमाहा लौटने के बाद बफेट पुनः शेयर बाजार की गतिविधियों में जुड़ गए। वह दलालों से शेयरों के विषय में सूचना एकत्र करने लगे और शेयर बाजार में संबंधित पत्रिकाएं पढ़ने लगे। उन्होंने शेयरों के दामों के चार्ट पुनः बनाने आरंभ किए और तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस पर उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्होंने मैकगी पॉइंट एंड फिशर पद्धति तथा अन्य सभी पद्धतियों का प्रयोग करके देखा। फिर एक दिन स्थानीय पुस्तकालयों में उन्हें बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखित पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिली, जो हाल ही में प्रकाशित हुई थी। बफेट के शब्दों में यह पुस्तक मानो अंधेरे में उजाले का किरण के समान थी। वित्तीय निवेश पर ग्राहम द्वारा रचित ग्रंथों जैसे कि डेविड डॉड के साथ लिखी गई उनकी पुस्तक सिक्योरिटी एनालिसिस 1934 ने बफेट पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वह ओमाहा छोड़कर ग्राहम से ज्ञान अर्जित करने के लिए न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस पहुंच गए। ग्राहम सदा ही एक कंपनी निहित मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने की शिक्षा देते थे। उन्हें विश्वास था कि निवेशक किसी कंपनी के सही निहित मूल्य गणना करने उससे दाम उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। वे सदा ही शेयर बाजार में लाभ कमाते हैं। शेयर में कारोबार करने यह गणितीय पद्धत वॉरेन को बहुत भा गई। ग्राहम की कक्षा में 20 छात्र थे। उनमें से ज़्यादातर की आयु बफेट से अधिक थी और इसमें कई वॉल स्ट्रीट में काम करते थे। संध्या के समय वॉल स्ट्रीट के शेयर पेशेवर लोग ग्राहम की कक्षा में आपसी चर्चा के जरिए अधोमूल्यित शेयरों की पहचान करते थे तथा अगले दिन प्रातः अपने अपने कार्यालयों में जाकर उन शेयरों में पैसा लगाते थे और मुनाफा कमाते थे। जल्दी सभी को यह मालूम हो गया कि बफेट ही सर्वश्रेष्ठ छात्र थे। वह अक्सर कक्षा में ग्राहम के सवालों खत्म होने से पहले ही हाथ उठाकर प्रश्न का उत्तर देते थे। बिल रुएन, जिन्होंने बाद में रिक क्विंसिफ के साथ साझेदारी कर सेक्वाया फंड की स्थापना की थी, भी ग्राहम की उसी कक्षा में थे। उनके अनुसार उक्त कक्षा में ग्राहम एवं बफेट के तत्काल ही तादात्म्य स्थापित हो गया था तथा बाकी छात्र केवल श्रोताओं की भूमिका में थे। बफेट को ग्राहम ने कक्षा में उनके प्रदर्शन के लिए A+ ग्रेड दिया था, जो उनके 22 वर्ष के अध्ययन में उनके द्वारा दिया गया A+ ग्रेड था। कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद बफेट ने ग्राहम से नौकरी मांगी, पर ग्राहम ने मना कर दिया। बफेट को इस बात का बहुत बुरा लगा, पर बाद में उन्हें बताया गया कि ग्राहम की फर्म यहूदी विश्लेषकों को नौकरी में तरजीह देती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्राहम को लगता था कि वॉल स्ट्रीट में यहूदी विश्लेषकों के साथ भेदभाव किया जाता है। बफेट इस बात से निराश न होकर अपने गृहनगर ओमाहा लौट गए और अपने पिता के ब्रोकरेज फर्म बफेट कॉफ़ी कंपनी में काम करने लगे। आरंभ से ही वह पूरे जोश से अपने काम में लग गए और ग्राहम के मानदंडों के आधार पर शेयरों का चुनाव करके अपने पिता की फर्म को उसमें निवेश करने की सलाह देने लगे। इस दौरान वह सदैव ग्राहम के संपर्क में रहे और उन्हें अपने द्वारा चुने गए शेयरों की जानकारी लगातार भेजते रहे। सन 1954 में ग्राहम ने बफेट के संपर्क किया और सूचित किया कि यदि बफेट को रुचि हो तो उनकी फर्म ग्राहम न्यूमैन में एक रिक्त पद है। बफेट तुरंत पहली फ्लाइट से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। ग्राहम न्यूमैन में बफेट के पूर्ण रूप से अपने मार्गदर्शक ग्राहम की निवेश पद्धति के कार्यान्वयन में रम गए। बफेट के अलावा ग्राहम ने वॉल्टर स्लॉट, टॉपनेप तथा बिल रुएन को भी अपनी फर्म में काम दिया। बाद में स्लॉट स्वयं की फर्म WJS लिमिटेड पार्टनर्स की स्थापना की और 28 वर्षों तक
सक्रिय रूप से अपने ग्राहकों के निवेश का प्रबंधन करते रहे। नैप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रसायन शास्त्र के स्नातक थे और उन्होंने ट्वीडी ब्राउन पार्टनर्स के नाम की फर्म की स्थापना की। रुएन ने सेक्वाया फंड की स्थापना की। बफेट के लिए ग्राहम मात्र एक शिक्षक ही नहीं थे। रॉजर लोवेनस्टाइन लिखते हैं कि ग्राहम ने शेयर बाजार नाम के चमत्कारी किंतु निश्चित नगर तक पहुंचने का पहला विश्वसनीय मानचित्र बनाया था। उन्होंने निवेश हेतु शेयरों का चयन करने के लिए एक तर्कसंगत पद्धति का आविष्कार किया था। उनके इस आविष्कार के पूर्व निवेश के लिए शेयरों का चुनाव जुआ खेलने जैसा था। 11 वर्ष की आयु में सिटी सर्विस प्रीफर्ड में अपने पहले निवेश के बाद से ही बफेट शेयर बाजार के रहस्यों का अध्ययन करने लगे थे। अब उनके पास उन रहस्यों का अनावरण करने की एक पद्धति थी। द स्नोबॉल वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ की लेखिका एली स्ट्रॉडर लिखती है, बफेट की अवस्था उस मनुष्य की तरह थी जिसने जीवन भर एक अंधेरे गुफा में रहने के बाद पहली बार सूर्य का प्रकाश देख लिया हो और उसकी आंखें चौंधिया गई हो। श्रोडर लिखती है कि इसमें पहले बफेट की शेयरों के विषय में धारणा का आधार था बाजार में उन कागज़ के टुकड़ों के दामों का उतार चढ़ाव, पर अब वे उन कागज़ के टुकड़ों के दामों के निहित सत्य को भी देख सकते थे। बफेट को नौकरी पर रखने के 2 वर्ष उपरांत सन 1956 में 61 वर्ष की आयु में ग्राहम ने सक्रिय निवेश से अवकाश लेने का निर्णय लिया और उनकी फर्म ग्राहम ल्यूएन बंद हो गई। बफेट का एक बार फिर से गृहनगर ओमाहा लौट आए। 25 वर्ष की आयु में ग्राहम द्वारा दिए गए ज्ञान तथा अपने परिवार एवं मित्रों के वित्तीय समर्थन के बल पर बफेट ने स्वयं की वित्तीय निवेश की सीमित साझेदारी लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म का शुभारंभ किया। अगले अध्याय में हम द बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड को देखेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।